नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री का पहला चैप्टर कब, क्यों, कैसे, कहाँ और दूसरा खाद्य संग्राहक और आखिर तक ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरा जो चैप्टर है आरंभिक नगर, इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। ठीक, कहानी है कि जसपाल और हरप्रीत ये दोनों दोस्त हैं और अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। उनको लगता था इसमें भूत रहता है और लोग तारीफ कर रहे थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। दूसरे ने कहा कि क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है, और हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत को लगा कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक, अब आइए, ये कहानी का बैकग्राउंड था कि पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, जिसको बच्चे भुतहा घर कहते थे। यहाँ से शुरू होती है कहानी किसकी? हड़प्पा की। एक ऐसी सभ्यता की जो दब गई थी, है ना, जो बहुत हजारों वर्षों बाद पता चली कि एक ऐसी सभ्यता थी जो पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे कहीं दफन हो गई थी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इस समय पाकिस्तान में हड़प्पा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वो हड़प्पा का जो खंडहर था वहाँ से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, आज से लगभग 80 साल पहले, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उनमें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आज से लगभग 4700 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक, अक्सर होता क्या है कि पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित या सुरक्षित करना चाहिए, कि उसे तोड़ के पूरी तरह से नया बना देना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो पश्चिमी भाग वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। पूरा शहर 4 दीवारियों से घिरा रहता था और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, इतनी अच्छी पकी हुई ईंटें थी। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। जिस तरह के नगर मिले, कहाँ कहाँ मिले हैं? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिला है। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी अनोखी वस्तुएं मिले, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब भी मिला है। और नगरों की विशेषता क्या होती थी? कुछ नगर होते थे, उनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जैसे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं होता है, दोनों तरफ से उतरने के लिए अच्छे से सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक, संभवतः कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था।
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते रहे होंगे, है ना। ये कुछ स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो, चनउजड़ो, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, है ना, सोतकाकाहो, ये सारे वो आरंभिक नगर हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यज्ञ किए जाते रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा मनुष्यों ने धीरे धीरे अनाज को संग्रह करना सीख लिया था और यहाँ तक आते आते बहुत बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, ये देखिए अभी जिसकी हम बात कर रहे थे महान स्नानागार मोहनजोदड़ो का, ये देखिए आपको जूम करके इस पर दिखा दें। ये देखिए ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए दोनों तरफ से ऐसे इधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक, इसमें कुएं से पानी भरता जाता रहा होगा। ये खूब बड़ा सा है, हो सकता है कि क्या बोलते हैं, एक तो विशिष्ट उसमें बना ही था, कोई विशेष प्रयोजन होता रहा हो तो इसमें स्नान के लिए उपयोग करते रहे होंगे। यही वो महान स्नानागार है। अभी तक देखिए बना हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब एकदम स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। ईंटों की चिनाई देखिए किस प्रकार से हुई है। ये हड़प्पा नगर में ईंटों की चिनाई कैसे हुई है ये भी दिखाया गया है। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी लगभग लगभग ऐसे ही होता है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर घर मतलब हर नाली में हल्की ढलान होती थी, थोड़ा सा ढलान नाली में बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की, ये पूरा सिस्टम कि कैसे एक नगर बसा हुआ था। नगर और गांव में क्या बेसिकली अंतर होता है, गांव में कुछ सिस्टमैटिक नहीं होता है, शहरों में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक रहती हैं। सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई करी जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। पूरा जैसे एक शहर एक तरीके से बसाया जाता था। ये नहीं कि यहाँ नाली का पानी वहाँ सड़क पे बह रहा, वहाँ वहाँ बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक, जो यहाँ पे घर है और पिछले अध्याय में जो घर आपको दिखा उसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है, और यदि कोई अंतर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये देखिए ये नाली बनी हुई है। ठीक, ये नाली बनी हुई है, नाली ऊपर से ढकी हुई है। तब का है ये, सोचिए कितना पुराना है, आज तक इसके अवशेष बचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहा करती रही होगी और यहाँ पर ऐसे लोग रहते रहे होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक रहे होंगे। ठीक, ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण, ठीक, जेवर जेवरात, ऐसी कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते भी, इस पे तो लिखाई करते ही थे, और अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे जो शायद से बच नहीं पाई हैं, है ना, ऐसा ही हुआ होगा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ। जब बाहर जाते थे लोग तो सिर्फ चीज़ें ही नहीं लाते थे, कहानियाँ और किस्से भी उनके साथ आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, इससे लगता है कि बच्चे खेलते रहे होंगे, है ना। ये देखिए 2 चित्र है। ऊपर में तो मोहनजोदड़ो में एक सड़क और उसमें बना नाला, ये सड़क है और उसमें बड़ा नाला। ठीक, घरों की नालियाँ आके कैसे जुड़ रही हैं, और दूसरा एक कुआं है। ठीक, और इधर देखिए कुछ चित्र, ये हड़प्पा की एक मोहर मिली है। इस मोहर के ऊपर एक खास चिन्ह है, एक खास लिपि लिखी हुई दिख रहा है ना। और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण। लोग शायद पहले ऐसे ही लिखते थे,
विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ठीक, और ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पक्की मिट्टी के बर्तन कह रहे हैं, खिलौने मिले जिससे शायद बच्चे खेला करते होंगे। हम लोग पहले अध्याय में देखे थे कि मिस्र में रोजेटा नामक जगह पे एक पत्थर मिल गया था। लिपियां कैसे पढ़ी जाती थी, जैसे अगर एल उन लोग कैसे लिखते थे, वो पूरा पूरा लॉयन ही बना देते थे। ठीक, ऐसे ही के को अलग संकेत से, ठीक है, पक्षी का अलग संकेत, ऐसे उनको 3 अलग-अलग लिपियों में चीज़ें मिल गई थी रोज़ेटा स्टोन पे, एक बड़े से पत्थर पे। जैसे एक तरह का गूगल ट्रांसलेटर उन लोग को मिल गया था। पहले अध्याय में हमने समझाया है ना? तो जब वो पूरा समझ गए कि ये संकेत क्या दे रहा है, ये संकेत क्या दे रहा है, तो वो लिपि भी समझ गए। लेकिन अभी क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ये देखो क्लियर दिख रहा होगा। अब जैसे जो ये वाली डिज़ाइन है, ये वाली जो डिज़ाइन है ऐसे करके, ऐसे देखो बना हुआ ना, ऐसे करके। अब ये पता नहीं क्या, ये अभी तक विद्वान समझ ही नहीं पाए हैं। ये अब ऐसे देखो, ये कुछ-कुछ हमारे एच जैसे लग रहा है, 2 ठो डंडा ऐसे वो किया हुआ। ये देखो ये मछली जैसा है ना? मछली हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं। अब हो सकता है ये एफ सिंबल हो, ये सिंबल बना हुआ है। अब ये सारे सिंबल क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये देखो। ये ऐसे-ऐसे करके ये वाई जैसा कुछ-कुछ बना हुआ है। ये सब ये लिपि बनी गई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका, इनको डिकोड नहीं किया सका है। लेकिन ये पहली लिपि है जो उस समय की सभ्यता में हमको दिखाई देती है। ठीक? अब देखो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सबसे आकर्षक वस्तु में से क्या है? मनके हैं, बाट हैं और फलक हैं। ठीक? ये देखो ये ऊपर आपको पत्थर का बाट दिख रहा है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। जैसे आज बाट नहीं होता है, ठीक? अब तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया, लेकिन बाट बचपन में आपने देखा रहा होगा कि उसको रखते थे और फिर तौलते-वौलते थे। तो हो सकता है उसके लिए बनाया गया हो। और ये हैं मनके। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद कर दिया गया ताकि धागा डालकर फिर माला बनाई जा सके। ये देखिए, आभूषण के रूप में फिर इस्तेमाल हो, ताकि धागा फिर उसके बाद ये धारदार फलक बनाए गए हैं। ठीक है? और ये देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने। अब देखो इतना पुराना, इस वजह से हथौआ-हथौआ टूट गया, ये नाक हल्की-फुल्की टूट गई है, लेकिन इसके वस्त्र पे देखिए आपको बहुत एकदम ज़ूम करके दिखा दे रहे हैं। ये डिज़ाइन बना है ना, ये देखिए। इससे पता चलता है कि उस समय जो वस्त्र पहने जाते थे वो उस पे कढ़ाई-वढ़ाई भी होती थी। तो ये भी सब, ये सारी चीज़ें पुरातत्वविदों को मिली हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ये देखिए, ये ये मोहरें बनाते थे। ये कोई जानवर है, एक श्रृंगीय जानवर है। इन जानवरों के, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये देखिए। ये कोई जानवर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कोई एक श्रृंगीय जानवर था जिसका चित्र इनके मोहरों पर मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना? चैप्टर सेकंड में हम लोग जिन गाँवों के बारे में पढ़े हैं, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वो भी पत्थर के बाट बनाते थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक, कपड़े के टुकड़े, इसी से पता चलता है कि कपास की खेती होती थी। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं कि सूत ऊत भी काता जाता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता था, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, है ना? जैसे इस चित्र को देखा जाए
कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया है ना? ये चेहरा देखिए, बल्कि देखिए लिखा हुआ है कि उसकी दाढ़ी कितने अच्छे तरीके से दर्शाई गई है, ज़ूम करके देखिए। ये दाढ़ी भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से दर्शाई गई है। ये किसी अच्छे मूर्तिकार का ही काम रहा होगा जिसने ट्रेनिंग ली होगी ठीक-ठाक, है ना? विशेषज्ञ ही ऐसा कर सके होंगे और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ़ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएँ ही। शायद कुछ महिलाएँ और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, लेकिन आज हम इसके बारे में ठीक-ठाक ठीक-ठीक कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पुरुष ये काम करते थे या महिलाएँ ये काम करती थीं या दोनों व्यक्ति ये काम करते थे। फेंस क्या होता था? पत्थर और शंख चूँकि प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएँ बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से फिर मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे-छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक? फिर धीरे-धीरे लोग कच्चे माल की खोज में आगे बढ़े। कच्चा माल किसको कहते हैं? कच्चा माल पहली बात तो उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास, कपास को कच्चा माल कहते हैं जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर-दूर से आयात करते थे। ये सब उनके रहने का लाइफ़स्टाइल हुआ करता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यानी इतनी जगह उनके व्यापार भी होते थे, देश-विदेशों में उनके व्यापार होते थे, सोचिए। अब सोचो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? ये देखो, चित्रों पर देखो, ये खिलौना है और दूसरी तरफ एक मोहर, ये एक मोहर है। ये खिलौना बना हुआ, आपको कुछ-कुछ रथ टाइप का रथ क्या जो बैलगाड़ी देखी है? आगे इसमें बैल लगा दो, तो ये पीछे बैलगाड़ी हो गई और ये इधर एक मोहर है। क्या आप बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? अब आइए, ये बच्चों का खिलौना हल है, छोटे बच्चों का खिलौना हल मिला हुआ। आजकल तो हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी? इसके बारे में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है और ये एक मुहर मिली हुई है ना? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे। ये तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब नगर हो गया, है ना? राखी गढ़ी, ठीक? लेकिन नगर के अलावा गाँव भी होते थे। वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। और पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों ये सब भी उगाते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है? ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वो हमें मतलब अक्सर करके लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने ज़रूर मिले हैं, ठीक? और इस क्षेत्र में बारिश कम होती है इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता रहा होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में जो मवेशी होते थे यानी जानवरों का झुंड होता था, वो चारा पानी की तलाश में दूर-दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण है, वो आइए देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा है। यानी धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। वहाँ पे साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को
3 भागों में बाँटा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सारा नगर 2 भाग में विभाजित है, ठीक? निचला नगर और दुर्ग। और धौलावीरा 3 भागों में बाँटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। हो सकता है कुछ लिखा हुआ हो उसमें कि ये इसमें क्या होता था, क्या नहीं। जिस दिन आप यकीन मानिए लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएँगी। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आम तौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। केवल यही है कि जो पत्थर पे खुदा हुआ है वो लिपि। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती नदी की एक उपनदी किनारे बसा लोथल एक ऐसी जगह बसा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी जैसे गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी जो छाप है ना, ये सब मिला हुआ है। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ये लोथल का बंदरगाह है। उस समय यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल को उतारा चढ़ाया जाता रहा होगा। हो सकता है यही होता रहा हो क्योंकि ईरान ईरान कैसे व्यापार होता था, ऐसे ही होता रहा होगा। तो ये लोथल का बंदरगाह है जिसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, ठीक है? गोदीवाड़ा या पत्तन, ये लोथल से प्राप्त हुआ है, गुजरात के लोथल से। ये देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। मुद्रा, मुहर, इसके बारे में मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए उनके मिहानों पर जो मतलब थैला बंद करते समय मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहती थी। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सील मुहर, बल्कि आज भी प्रचलन में, आज भी मुहर का प्रयोग होता है ना? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुहरों का प्रयोग आज कल किस लिए किया जाता है। ये उस समय की सभ्यता है, कितना सिस्टमैटिक तरीके से, इतनी देर में आपको समझ में आया होगा। अब सभ्यता के अंत का रहस्य अभी तक नहीं पता चल सका है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, ठीक? अचानक से ऐसा होने लगा, ये नहीं पता क्यों, किस लिए, कैसे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, ठीक? और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ, कुछ नहीं पता, ठीक? क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले हो सकता है मैदान समाप्त हो गए हों। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ठीक? ये सब संभवतः कारण है। जैसे देखिए फिर से एक बार, हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया हो सकता है जो ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती हो वो खत्म हो गया हो। इसके अलावा जो मवेशी चारा खाते थे वो चारागाह या मैदान समाप्त हो गया हो, या हो सकता है कुछ इलाके में बाढ़ आ गई हो, ठीक है? या शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ, इन सब में से जो भी हुआ होगा, इसका असर, इसका परिवर्तन बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देता है। इस परिवर्तन का असर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। आगे जब चैप्टर 5 और चैप्टर 8 पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये आरंभिक नगर खत्म हो गए, इसलिए जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं तो उसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी जो कैसे खत्म हुई उसका कुछ पता नहीं है। आइए कुछ एक्स्ट्रा
अपने एटलस में क्या ढूंढना है आपको? मिस्र को ढूंढना है। और नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाला राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। ठीक, ये देखिए, दिख रहा है, ये गीजा के पिरामिड बहुत मकबरा है, जैसे ताजमहल मकबरा है वैसे ही मकबरा है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। ठीक, और उनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थीं। इसमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक, शवों को दफनाने में इतनी चीज उनके साथ दफना देते थे। आपको क्या लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? हम लोग पिछले चैप्टर में क्या देखें, एक आदमी के साथ बकरी वकरी भी दफना दिया गया था ना। लोगों ने अनुमान लगाया होगा, हो सकता है परलोक में इसको खाने के काम आए। आखिर क्या मरने के बाद जरूरत पड़ी होगी जो इतनी चीजें दफनाई गई हैं? यानी कि ये जो परंपरा है दफनाने के साथ, मतलब व्यक्ति को उसके सामान के साथ दफना दिया जाए, ऐसा नहीं सिर्फ ये भारत में ही था। जहां जहां भी सभ्यताएं शुरुआत हुई थी, हर जगह ऐसे ही होता था। ठीक, इमेजिन करना आखिरी में अपने मम्मी पापा के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। ये बताओ कि यात्रा कैसे करेंगे, माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में आप क्या देखेंगे। ये था आपका चैप्टर 3 जो आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट दिन हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का हम लोग इतिहास पूरा एक तरह से कवर कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे एग्जाम, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमने पूछे हैं वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।